नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में शिक्षा जो है, शिक्षा का जो पहल किया जा रहा है भारत में, उसके संदर्भ में कि भारत में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसकी एक समीक्षा देखेंगे। इसके साथ ही लड़कियों या बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं, नीतियाँ क्या हैं शिक्षा संबंधी महिलाओं के, अनौपचारिक शिक्षा का क्या दायित्व है, क्या क्षेत्र है, और महिला शिक्षा में व्यावसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है, इसके बारे में हम इस यूनिट में जो है वो समझेंगे। और अंत में हम ये समझ पाएंगे कि भारत में शिक्षा में जेंडर में क्या अंतर आता है, उसके बारे में। औपचारिक शिक्षा प्रणाली या फॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें लड़कियों की पार्टिसिपेशन में, भागीदारी में बाधा डालने वाले कौन कौन से कारक हैं, नीतियाँ क्या हैं वगैरह। तो अब यहाँ बात कही जा रही है कि शिक्षा जो है वो सभी मनुष्य के लिए एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। यह न केवल ज्ञान प्रदान करने का तरीका माध्यम है, अपितु समाज में लाभ से वंचित समूहों और वर्गों को सशक्त करने का एक साधन भी है। और यहाँ कहा जा रहा है कि भारत में प्राचीन काल से विभिन्न क्षेत्रों में समाज में काफ़ी असमानताएं देखने को मिली है, और महिलाओं को कभी कभी भी इस तरह से ज़्यादा बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है। उनमें हमेशा जो है आप देखेंगे कि एक डिफरेंसेस देखने को मिले हैं, और इसके पहले भी यूनिट में हमने उन चीज़ों के बारे में समझा था। तो महिलाओं को शिक्षित करना, इस दिशा में सरकार और गैर सरकारी संगठन जो हैं उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब ये गवर्नमेंट जो है वो प्रयास करती है, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी। और इसी दिशा में कहा जा रहा है कि हम आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद महिलाओं की शिक्षा की प्रगति के बारे में देखेंगे, और कुछ इंडिकेटर्स शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे विमेन लिटरेसी, साक्षरता, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर स्तर के शिक्षण संस्थाओं में लड़कियों को कितना वहाँ सहभागिता हो रही है, इनरोलमेंट मिल रहा है, वो खुद पढ़ने जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि इसमें अनेक सामाजिक आर्थिक कारण हैं जो लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चियों को, बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकते हैं। और इस दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं भारत में, क्या क्या है। तो अब यहाँ बात कही जा रही है कि महिलाएं सदियों से शिक्षा से अलग रखी गई हैं। पहले ही बात में यहाँ पे भारत में 19वीं शताब्दी से लेकर के जो है ये शुरू से देखा जा रहा है कि जो शिक्षा का स्तर रहा है, या लड़कियों को पढ़ाई से जोड़ने की जो है एक इस तरह से समाज में व्यवस्था नहीं थी। और क्रिश्चियनिटी में यहाँ बात बताया जा रहा है, इग्नू का स्टडी मटेरियल है, इसमें कहा जा रहा है, मैं पर्सनल कुछ नहीं कह रहा हूँ। क्रिश्चियनिटी में यहाँ बता रहा है कि पादरियों ने ही महिलाओं को शिक्षित करने की शुरुआत की, क्योंकि लड़कियों को पढ़ाने से हमारी परंपरा नहीं थी। मतलब लड़कियों को पढ़ाने की हमारी परंपरा नहीं थी, पर क्रिश्चियन जो पादरी थे उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियों को शिक्षित किया जाए। तब महिलाओं को गृह कार्य, यानी घर के जो भी काम हैं, परिवार के काम जो हैं, उनके अलावा समाज में उनकी कोई भूमिका या कोई रोल नहीं था। ये माना जाता था कि महिलाएं घर में, समाज में जो भी घर के काम है वो करेंगी। उनको शिक्षा देना जो है वो आवश्यकता नहीं है, वो अनावश्यक है। और इसी दिशा में जो है भारत जब आज़ाद होने के पहले आप देखेंगे 19वीं शताब्दी में कि काफ़ी अंधविश्वास प्रचलित थे। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आई, उसने कुछ स्थानों पर लड़कियों के लिए स्कूल्स की स्थापना कराई, और कुल मिलाकर के शिक्षा समाज के कुछ ही संभ्रांत वर्गों को की महिलाओं तक सीमित थी। कलकत्ता और दिल्ली जिसके बारे में यहाँ बात की जा रही है कि विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए 1877, 1877 और 1883, 1883 में महिलाओं को एडमिशन्स दिया गया। उस समय समाज में जो सुधारक थे
अनेक जो विचारक थे उनका ये कहना था कि महिलाओं को अगर हम शिक्षित करते हैं तो समाज में काफ़ी परिवर्तन आएगा। और फिर उसके बाद जो है स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को शिक्षा देने की दिशा में विभिन्न प्रयास किए गए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार विभिन्न कार्यक्रमों योजनाओं के माध्यम से स्कूल में साक्षरता शिक्षित करने की दिशा में प्रयास किए गए। अब देखिए यहाँ कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ फिगर्स, इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि 1901 में इंटीग्रेटेड साक्षरता या समग्र या ओवरऑल जो साक्षरता थी 5.3% थी, 35% थी, जिसमें महिलाओं की जो शेयर था वो 0.06% था। और जो भारत की जनगणना हुई थी 1951 में, उसमें ये बढ़ के 16.67% हो गया और जो महिलाओं की साक्षरता थी 7.93% थी। अब बहुत लोगों को ये बोर लगता है, उनको समझ में नहीं आता कि हम इसका क्या करें। तो देखिए यहाँ ये सिर्फ बताने की कोशिश की जा रही है कि जब से देश आज़ाद हुआ है उसके बाद जो हम सेंसस या जनगणना किए, चाहे 1951 की हो, 1991 की हो, 2001 की हो और 2011 की हो, इसमें आप देखेंगे कि लगातार साक्षरता दर ओवरऑल भी बढ़ी है और महिलाओं की भी जो है साक्षरता में काफ़ी सुधार हुआ है, काफ़ी एप्रिशिएबल जो है डेवलपमेंट हुए हैं। और वर्तमान में आप देखें तो महिला साक्षरता 65.4% और पुरुष साक्षरता 82.14% है। तो इस तरह से कुल मिला के ये है कि डेवलपमेंट हुए हैं। महिलाएं भी आज की डेट में, आज के ज़माने में 2011 का अगर जनगणना देखें और अभी भी देखें तो काफ़ी जो है विकास हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है पिछले 70 सालों में। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तो अंतर देखने को मिलता ही है। 2011 की अगर हम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार देखें तो शहरी क्षेत्र में 31.16% है जो यहाँ पे बात की जा रही है जनसंख्या, और अराउंड 70% दैट इज 68.84% ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या निवास करती है। तो महात्मा गांधी जी ने जो 1940 के दशक में कहा था कि भारत जो है वो गांव में बसता है, ग्रामीण क्षेत्र भारत को बताते हैं, उसी में उसकी आत्मा बसती है भारत की। तो 2011 की भी जनगणना ये बता रही है कि 70% के आसपास जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है और उनमें महिलाओं की जो स्थिति है वो भी काफ़ी जो है यहाँ पे बेहतर देखने को मिल रही है। अब अगर हम देखें कि केंद्र और राज्य जो शासित प्रदेश हैं उसमें भी जो है काफ़ी आप देखेंगे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे फीमेल लिटरेसी को लेकर के, साक्षरता को लेकर के, महिलाओं के और ओवरऑल को भी। जैसे माना जाता है, ये आप देखेंगे आंकड़े कि केरल जो है वहाँ सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 93.91%। उसके बाद लक्षद्वीप, मिजोरम। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनमें ये सिर्फ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि साक्षरता या लिटरेसी महिलाओं और पुरुषों में जो है वो काफ़ी बढ़ा है आज़ादी के बाद से, और उनमें गैप भी रहा है, उनमें अंतर भी रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर रूप से विकसित हुए हैं। अब अगर एडमिशन्स स्कूल्स में देखें हम तो इसमें ये कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक में कुल रजिस्ट्रेशंस में लड़कियों का प्रतिशत 43.7%, उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 में 40.9%, और माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 9 से 10 में ये 38.6%, और हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा में 36.9% है। तो ये रजिस्ट्रेशन बता रहा है कि 100 में से मैक्सिमम अगर आप देखें कक्षा 1 से 5वीं तक 43.7% जो है इनरोलमेंट रहा है, लोग पढ़ने गए हैं, और हायर एजुकेशन में कम होकर के 37% के आसपास रह जाता है। तो इस तरह ये कुछ आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि लड़कियों की जो भागीदारी है, सहभागिता है, नामांकन है, इनरोलमेंट है, वो है पर कम है लड़कों की तुलना में। लड़कों का प्रतिशत ज़्यादा है, लड़कियों का कम है इनरोलमेंट। तो इस दिशा में आप देखेंगे कि कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो प्रभावित करते हैं
इनके शिक्षा को लेकर के। तो जो सबसे पहला चीज इसमें आ रहा है कि परिवार में समाजीकरण। परिवार बच्चों को उनके विकास काल से ही जेंडर की उपयुक्त भूमिकाएं अपनाने के लिए समाजीकरण करता है। समाजीकरण सिंपल सा मतलब है कि सोशलाइजेशन, समाज में आप किस तरह से जो है घुलते मिलते हैं, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो परिवार में अनेक गतिविधियों के माध्यम से, मतलब जहाँ पे आपकी सहभागिता देखी जा सके और समाज में घुल मिल के रहे, वो समाजीकरण के एक पहलू के रूप में हम देखते हैं। अब ये बात की है कि लड़कियों और लड़के विशिष्ट तरीकों से बड़े होना सीखते हैं। तो लड़कियों की अपनी अलग घर में अपब्रिंगिंग होती है। गाँव में आप देखें, शहरों की तो व्यवस्था अलग रहती है, जहाँ पे थोड़ा लड़कियों के लिए बेहतर अवसर होते हैं। पर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियां जो बढ़ती हैं, बच्चियां जो हमारी छोटी बहनें हैं, वो बढ़ती हैं, उनकी एज बढ़ती जाती है छोटे बचपन से लेके, तो उनकी अपब्रिंगिंग, उनका पालन पोषण अलग तरीके से होता है, उसमें अंतर रहता है। और जाति, धर्म, वर्ग, ये सब जो है ये बहुत फैक्टर, बहुत कारक होते हैं महत्वपूर्ण। और कई स्टडीज से ये पता चला है कि हिंदुओं के अनेक समूहों में धार्मिक अनुष्ठानों और आयोजनों के माध्यम से लड़कियों को यह क्लियरली बता दिया जाता है कि उनका मातृ गृह जो है, मतलब उनका जो घर है, जहाँ उनका जन्म हुआ है, उनके जो माता पिता हैं, वो घर टेम्परेरी घर है। शादी के बाद, विवाह के बाद उनको दूसरे घर में जाना है, उनके अपने पति के यहाँ जाना है, और उनके पति का घर जो है वो परमानेंट होगा, वो स्थायी घर होगा। तो ये हिंदू धर्म के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि हम कहते हैं बेटी पराई धन है, दूसरे की धन है, वो दूसरे के घर में जाएगी और अपने पति के यहाँ रहेगी और उसका वो स्थायी घर होगा। इसी प्रकार यहाँ कहा जा रहा है कि मुसलमानों में महिलाओं को छोटी आयु में पर्दा प्रथा आरंभ करा दिया जाता है। ये लड़कियां धीरे धीरे आज्ञाकारी, सहनशील और त्याग करने वाली बनने लगती हैं। तो समाज में इनको जिस तरह से ढाला जाता है, वो इस तरह से ढलती हैं, बढ़ती हैं और इनकी अपब्रिंगिंग होती है। माता पिता या जो गार्जियन है, उनकी जो मनोवृत्ति है, वो बेटे और बेटियों की भूमिका और दायित्व निर्धारण में जो है महत्वपूर्ण होती है। और दिल्ली का एग्जाम्पल लेके दिया जा रहा है यहाँ कि यहाँ कुछ स्पेशल स्कूल्स में प्रवेश या एडमिशन के लिए जो इच्छुक अभिभावकों पर एक स्टडी की गई, और उसमें बेटे और बेटियों से भिन्न भिन्न अपेक्षाएं थी। बेटों से प्राय घर के बाहर के कार्य करने के लिए कहा जाता है, जबकि बेटियों के लिए रसोई घर में हाथ बटाने की आशा या अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ कुल मिला के पता चल रहा है कि लड़कियों को घर के बाहर के काम या इस तरह के जो समाज से ज़्यादा जुड़ने का काम है, वो उससे दूर रखा जा रहा है, गार्जियन के द्वारा रखा गया है, इनफैक्ट कहना ठीक होगा। और उसके बाद आप देखें, भारत के कुछ राज्यों में, ये जैसे 5 राज्यों में एक प्राथमिक शिक्षा पर सार्वजनिक रिपोर्ट 1999 में आई थी, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में सर्वे कराया गया था। और इसमें कहा गया है कि जो है हिमाचल को छोड़ करके बाकी जो राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे अभिभावक जो है वो बेटियों की अपेक्षा बेटों की पढ़ाई पर अधिक ध्यान देते हैं। तो हिमाचल चूंकि पहाड़ी क्षेत्र है, उसको छोड़ करके बाकी 4 राज्यों में बेटों के भविष्य पर ज़्यादा फोकस किया गया, उनको अच्छे रोजगार के अवसर के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में, वृद्धावस्था में माता पिता या जो भी पालक हैं उनका जीवन बेहतर होगा, क्योंकि बेटा कमा के लाएगा, और बेटी जो है पढ़ाई पे उनका कम ध्यान दिया गया, कम प्राथमिकता दी गई। तो ये एक रिसर्च किया गया था, एक सर्वे किया गया था। दूसरा कारण जिससे लड़कियां जो है शिक्षा से वंचित रह जाती हैं, वो है शीघ्र विवाह। जल्दी विवाह करके अभिभावक जो है अपनी जिम्मेदारी से जो है वो मुक्त होना चाहते हैं, कि भाई अभिभावक चाहते हैं कि बेटी का विवाह हो जाए, वो अपने घर जाए और वहाँ जो है उसको उसके हिसाब से जो है दूल्हा मिले, पति मिले, और उसको उतना ही जो है पढ़ाई करा दे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में अवसर की जो समानता मिलनी चाहिए लड़के और लड़कियों में, वो कम रह जाती, इसलिए इनरोलमेंट कम हो जाता है।
देन थर्ड बात करें गरीबी या निर्धनता। निर्धनता के कारण भी, गरीबी के कारण भी लोग जो है लड़कियों को घर के कामों में लगा देते हैं और जो है वो पढ़ने के लिए अपने भाई के साथ में इस तरह से नहीं जा पाते। ये एक स्टडी जो है नैयर साहब की, ये स्टडी है 1993 की, उसमें उन्होंने ये पाया कि लड़कियों को घरेलू काम में, विभिन्न कार्यों में जो है लगा दिया जाता है। फिर अगर हम देखें कि श्रमिक बालिका यानी लेबर, दिहाड़ी का काम, छोटे छोटे काम, जैसे यहाँ ये कुछ बताया जा रहा है। अगर आप देखें कि ईंट भट्ठों पर रस्सी बनाना, कढ़ाई का काम, कांच की चूड़ियाँ बनाना, पीतल का काम बनाना, और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में कालीन की बुनाई, उड़ीसा के कुछ भागों में छोटे छोटे वन्य उत्पाद एकत्रित करना, बीड़ी बनाने का कार्य करना, असम में चाय के बागानों में काम करना। तो ये सब जब काम करेंगे तो इनरोलमेंट कहाँ होगा, स्कूल कहाँ जा पाएंगी? ठीक है, तो ये एक कारण बताया जा रहा है कि खेतों में काम करना। गुजरात और उत्तर प्रदेश में ये पाया गया है कि खेतों और ये सब कामों में, मजदूरी के कामों में इस तरह से। तो ये नैयर जी की स्टडी थी 1993 की। इसके कारण जो है वो श्रमिक होने के कारण, काम करने के कारण शिक्षा नहीं जा पाती। विद्यालय में पढ़ना, लड़कियों के लिए विद्यालय जाने की प्रक्रिया अनेक घटकों द्वारा निर्धारित की जाती है। घर से स्कूल की दूरी कितनी है? अगर घर से ज़्यादा दूर है तो माता पिता कहेंगे ठीक है, जाने की ज़रूरत नहीं है स्कूल, आप घर में ही पढ़िए, थोड़ा बहुत जो पढ़ लिए ठीक है, आपको घर देखना है, घर का काम देखना है। टीचर्स, लेडी टीचर्स या महिला अध्यापिका जो है वहाँ हैं कि नहीं, तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। और जैसे मैं बात कर रहा था घर से विद्यालय की दूरी, 1993 में छठा अखिल भारतीय जो शैक्षणिक सर्वे हुआ था, उसके अनुसार 77.8% ग्रामीण जनसंख्या निवास स्थान की सीमा में प्राथमिक शिक्षा विद्यालय उपलब्ध है, जिनमें 93.76% 1 किलोमीटर की सीमा, 98% 2 किलोमीटर की सीमा में है। तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो फिगर्स हैं, ये बता रहे हैं कि किसी भी ऐसे मतलब क्षेत्र में जहाँ पे, अब पूरे भारत में तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके लिए स्कूल पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो ये लड़कियों के मामले में जो है बहुत मैटर सीरियस हो जाता है कि लोग जो है वो ज़्यादा दूर तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते अपने, और इसके कारण जो है लड़कियों की जो है एनरोलमेंट जो है विद्यालय जाने, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में एडमिशन्स कम होते रहे और एक चिंता का विषय रहा है। तमिलनाडु में आप देखेंगे कि यहाँ बात की जा रही है, एक स्टडी कराई गई और उसमें ये पता चला कि अगर घर से प्राथमिक विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो लड़कियों के विद्यालय जाने का अवसर जो है वो 2% कम हो जाता है। यानी अगर घर से 1 किलोमीटर के अंदर में है तो माता पिता अलाउ करते हैं कि भाई ठीक है, बच्चे को भेज दे सकते हैं स्कूल, लेकिन अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो 2% कम हो जा रहा है। और इस तरह से ये कुल मिला के ही निकल के आ रहा है दूरी का। फिर बात कही जा रही है अध्यापिकाओं की उपस्थिति और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता। अब जहाँ पे फीमेल टीचर्स हैं, जहाँ महिला शिक्षक हैं, वहाँ कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लोग सोचते हैं ठीक है भाई, टीचर हैं, महिला हैं, फीमेल हैं, तो चलिए भेज देते हैं, नहीं तो एक पुरुष वाले उसमें जो है ठीक है, क्या पढ़ने की ज़रूरत है वगैरह। और फिर यह उदाहरण लिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहाँ फीमेल लिटरेसी बहुत जो है कंपैरेटिवली डेवलप्ड स्टेट्स के कंपैरिजन में कम है, वहाँ अध्यापिकाओं का प्रतिशत भी कम है, क्योंकि अगर फीमेल पढ़ेंगी ही नहीं, इनरोलमेंट ही नहीं होगा, तो कहाँ से वो शिक्षक बनेंगी और कहाँ से उनको नौकरी मिलेगी। हालांकि अभी पिछले 20-25 सालों में स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, आज की डेट में सब अंतर कम मान रहे हैं, और पर ये पुराने आंकड़े हैं, पुराने फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं। जबकि केरल में सिचुएशन बिल्कुल अलग है। यहाँ जो है बात की जा रही है कि चूँकि अब केरल में लोग पढ़े लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, अंतर समझ रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे आपको फीमेल टीचर्स भी मिलेंगी। तो इस तरह से कुछ ये बुनियादी सुविधाओं को लेकर के भी बात है कि शौचालय लड़कियों के लिए अलग हों, लड़कों के लिए अलग हों प्राथमिक विद्यालयों में, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए वो अगर रहती हैं तो फिर इनरोलमेंट बढ़ता है, नहीं तो एक बाधक कारण बनते हैं। देन नेक्स्ट ये है कि जो बच्चों के देखभाल की सुविधाओं का प्रावधान,
दिहाड़ी मजदूर जो हैं, जो लेबर की हमारे माताएं बहनें हैं, काम करती हैं, तो उनको जो है एक समर्थक एक चाहिए कि भाई जब माताएं घर से बाहर पर जाती हैं तो विद्यालय जाने वाली लड़कियों को परिवार में अपने भाई बहनों की देखभाल करने के लिए कहा जाता है। और ये जो तथ्य है, ये जो फैक्ट है, ये तो पुराने फैक्ट्स हैं कुछ, पर ये तथ्य हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी हम मार्च 2024 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं बस्तर के, छत्तीसगढ़ में बस्तर एक जो है ज़िला है, संभाग है बस्तर संभाग, 7 ज़िले आते हैं यहाँ। ग्रामीण अंदरूनी क्षेत्रों में आप जाएंगे तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि इनरोलमेंट बहुत कम है, क्योंकि उनको जो लड़कियां थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं वो घर के काम में हाथ बटाती हैं, प्लस उनके जो छोटे भाई बहन हैं उनको संभालने का काम, उनको देखने का काम करती हैं, और इसके कारण में जो है वो स्कूल नहीं जा पाती, उनको स्कूल ड्रॉप आउट हो जाता है, छुड़ा दिया जाता है। फिर सरकार अनेक प्रयास करती रही है, चाहे वो साइकिल दे करके उनको स्कूल भेजने की बात हो, मिड डे मील का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, तो इस तरह से तमाम रहा है। पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में एक कारक है जिसमें जो है बच्चियों को स्कूल में एनरोलमेंट को रोकता है, और वो है कि घर में काम करना, अपने छोटे भाई बहन को देखने के लिए रुकना है। अब योजनाओं का जैसे बात की जा रही है, जो मैंने अभी पहले बात की कि कुछ राज्यों में जो है, कुछ राज्यों के अनेक राज्यों में अलग अलग प्रकार के प्रावधान किए जा रहे हैं। जैसे उनमें स्कूल में जो ड्रेस पहन के जाना है वो मिलेगा मुफ्त में, किताबें मिलेंगी, दोपहर का भोजन का प्रावधान, और उनको स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति मिलेगी। और इसी दिशा में कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र राज्य की लड़कियों को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। और रिसर्च से ये पता चलता है कि जो है इन योजनाओं के प्रोत्साहन से लड़कियों का पंजीकरण में काफ़ी मतलब वृद्धि हुई है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। और एनसीईआरटी ने विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा में प्रोत्साहन योजनाओं और लड़कियों को भागीदारी के लिए राज्य की नीतियों के बारे में एक अध्ययन किया है। और इस अध्ययन में ये जो है यहाँ कहा गया कि जहाँ पर पका हुआ भोजन, खाना बना करके, भोजन बना करके दिया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश भी है, यहाँ खाना दिया जाता है, पाया जाता है कि मध्याह्न भोजन योजना विद्यालयों में पंजीकरण करने और पढ़ाई जारी रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वपूर्ण कारक हो जाता है कि अगर भोजन की व्यवस्था है, साइकिल की व्यवस्था है, कपड़े की व्यवस्था है, फ्री में पढ़ाई हो रही है, स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो ये तमाम सरकार की योजनाएं अलग अलग राज्यों में फीमेल इनरोलमेंट को बढ़ाती हैं और ड्रॉप आउट को जो है वो कम करने का कुछ हद तक प्रयास करती हैं। पर पूरी तरह से यहाँ पे कारक खत्म नहीं हो जाते, अनेक और भी कारक हैं जो महिलाओं को, लड़कियों को स्कूल में इनरोलमेंट से ड्रॉप आउट में जो है प्रभावित करते हैं। अब विद्यालय की परंपरा, विद्यालय के अंदर का कार्य व्यवहार भी लड़कियों को अलग करता है, या पाठ्यक्रम में या अध्यापक की जो उनकी मनोवृत्ति, उस पे बहुत महत्वपूर्ण कुछ कारक हैं। पाठ्यक्रम में शामिल पाठ्य पुस्तकें, कहानी पुस्तकें, अध्यापक के साथ दैनिक संपर्क और विद्यालय द्वारा छात्रों में समाहित की जाने वाले मूल्य। तो अनेक अध्ययनों से ऐसे तरीकों की पहचान की गई जिसमें लड़कियों और लड़कों को पाठ्य पुस्तकों में चित्रित किया गया है। जैसे लड़कियों को घर में खेले जाने वाले खेल, लूडो खेलते हुए, लड़कों को मैदान में क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह में दिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक पूर्वाग्रह की, एक पहले से एक भावना मन में आ जाती है, भाई हम लड़की हैं तो हमें घर के अंदर का काम करना है, घर में खेल खेलना है, बाहर नहीं जाना है। तो इस तरह से ये चित्रण, जो पूर्वाग्रह है, ये लड़कियों की शिक्षा को रोकते हैं। और जो है इग्नू के जो स्टडी मटेरियल है, जो रिसर्च के द्वारा ये जो है इसमें पाया गया कि ये दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है, जिससे लड़के लड़कियों के अंतर में, एनरोलमेंट में एक अंतर देखने पाया गया है। देन पक्षपात की बात की जा रही कि अध्यापक के दृष्टिकोण में एक पक्षपात देखने को मिलता है कि अध्यापक बच्चों की जाति, वर्ग, जेंडर के आधार पर विभाजित करते हैं। अध्ययन या रिसर्च स्टडीज ये पाते हैं कि अध्यापक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की तरफ अधिक ध्यान और समय देते हैं। उदाहरण के लिए बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिलों में
एक स्टडी की गई थी और उसमें पाया गया कि अध्यापक लड़कियां पढ़ाई में कमज़ोर होती हैं और उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। तो ये एक स्टडी की गई थी शहडोल ज़िले में, मध्य प्रदेश के। उसी तरह से बात की जा रही है कि कभी कभी अध्यापक लड़के लड़कियों को विशिष्ट काम भी देते हैं, जैसे लड़कियों को फर्श साफ करने, लड़कों को मेहमान के लिए चाय लाने के लिए कहा जाता है। तो ये जो परंपराएं परंपरागत लड़कियों को उपेक्षित, अवांछित होने की भावना का एहसास कराती है और इसके कारण फिर वो विद्यालय, स्कूल पढ़ाई करने जाने में उनको थोड़ा कम अच्छा लगता है, झिझक होती है। अब बीएड कार्यक्रम तक में भी लड़कियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये जो स्टडी मटेरियल है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी सीनियर एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स ने स्टडी करके बनाए हैं और पर अब परिस्थितियां बदल रही हैं। फिर अगर हम बात करें कि महिला शिक्षा संबंधी नीतियां कौन कौन सी हैं, और इस दिशा में आप देखेंगे फिर कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा की समिति एक कमेटी बनी है और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, सिफारिशें हैं 1958 से 59 में। उसके बाद फिर एजुकेशन कमीशन 1964 से 66, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, भारत में महिलाओं की स्थिति पर एक कमेटी बनी 1974 में, देन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और अभी 2017-18 के बाद में आप देखेंगे कि अभी 2024 है, 2020 के बाद में मतलब परिस्थितियां पिछले जो है 5-10 सालों में काफ़ी बेहतर हुई हैं और उसमें जो है अनेकों नीतियां, अनेकों मुद्दे निकल के आए, किस तरह से एक कल्याणकारी या वेलफेयर अप्रोच के साथ में एक इंटीग्रेटेड वे में समावेशित रूप से महिला सशक्तिकरण पे ध्यान दिया जाए, इस दिशा में नीतियों में प्रयास जो है दिखते हैं। और राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति कमेटी जो 58-59 में बनी, उसमें स्वतंत्रता के बाद दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में ये पहली कमेटी थी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी रही। इसमें जो है ये विश्लेषण किया गया कि जहाँ कोई फीमेल टीचर्स नहीं थी, महिला विद्यालयों में माताओं को नियुक्त किया गया, उनकी उपस्थिति, छात्रवृत्ति, महिला शिक्षा सप्ताह और महिला शिक्षा के पक्ष में जनमत के प्रशिक्षण करने की आवश्यकता के संबंधित सिफारिशें की गई। तो ये कुछ एक है कि मतलब कुछ एक रिकमेंडेशंस हैं जिसमें ये बात कही जा रही है कि लड़कियों को जो है वो शिक्षा से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, उनके एनरोलमेंट को बढ़ाया जा सकता है। देन डॉक्टर कोठारी की जो एजुकेशन कमीशन की, डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में, उनके जो है चेयरमैनशिप में शिक्षा आयोग या एजुकेशन कमीशन 1964-66 में इनकी जो है रिपोर्ट आई, उसमें भी इन्होंने महिलाओं के लिए जो है शिक्षा की दिशा में अनेक रिकमेंडेशंस दिए और इसमें ये इन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम है वो लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए जो है समान रूप से बनाया जाए। उच्चतर माध्यमिक अवस्था में गृह विज्ञान, ललित कलाएं वगैरह जो अनिवार्य किए जाएं और लड़कियों को शिक्षा विज्ञान, गणित के क्षेत्र में जो है प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यापिकाएं या महिला फीमेल टीचर्स को डेवलप करना है, उनको विकसित करना है ताकि वर्कफोर्स में आ सकें, शिक्षा के क्षेत्र में आ सकें। देन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कहती है कि लड़कियों को शिक्षा पर जोर दिए जाने की आवश्यकता न केवल सोशल जस्टिस के लिए इम्पोर्टेंट है, सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु सोशल चेंज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन। समाज में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं, ये जो असमानता है लड़के और लड़कियों के बीच में, वो शिक्षा में तो है ही, शिक्षा के कारण रोजगार में भी देखने को मिलेगा, परिवार में, समाज में अंतर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 1970 के दशक में ये प्रयास करना जो है स्टार्ट हो गया था 1990 में, और फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई कि भाई पॉजिटिवली हम इंटरवेंशन करेंगे कि महिलाओं को शिक्षा से जोड़ सके
और उनको शिक्षित कर सके, चाहे वह व्यावसायिक शिक्षा हो, तकनीक शिक्षा हो, रोजगार प्रदान करने वाली शिक्षा हो, हर उसमें जो है क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी है, पार्टिसिपेशन, उसको बढ़ाया जा सके। और इसके लिए फिर एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम 1992 में जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो है वो कुछ स्टार्ट किए गए। उसके कुछ मानदंड थे, जिसमें सकारात्मक आत्म छवि, आत्मविश्वास का निर्माण करना, समान आलोचना ढंग से सोचने और योग्यता विकसित करना, और समाज में इस तरह से परिवर्तन के लिए भागीदारी और आर्थिक रूप से स्वतंत्रता। तो इस दिशा में काम किए गए इम्प्लीमेंटेशन कमेटी या रिकमेंडेशंस जो थी उस तरह से थी। देन 2001 में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति आई, जिसमें शिक्षा, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, किस तरह से उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सकता है। राजनीति में स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। महिलाओं को शिक्षित करने के संदर्भ में ये जो पॉलिसी रही है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें 86 में महिला शिक्षा को लेके, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी सेंसिटिविटी के साथ में जेंडर बैलेंस जो है वो बनाने की दिशा में फिर से प्रयास किया गया। और राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2016 का जो प्रारंभिक मसौदा था, महिलाओं में भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक विजन को स्पष्ट रूप से उसमें देखने को मिला। तो इसी दिशा में शिक्षा के अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जो 2009 में अधिनियम आया, कानून आया, उसमें सभी महिलाओं के लिए, सभी बालिकाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा गया। तो इस तरह से ये कुछ नीतिगत प्रयास भारत में किए गए हैं। और अब अगर हम बात करें कि महिलाओं की अनौपचारिक शिक्षा या इनफॉर्मल एजुकेशन के बारे में, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की जो सिफारिशें थी और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम 1992 में चला, उसमें विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए गए। और इसमें जो है आप देखेंगे कि राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना 1987 में आई। देन राष्ट्रीय साक्षरता अभियान 1988-89 में, महिला समाख्या 89, लोक जुम्बिश 92, प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। तो ये कुछ कार्यक्रम हैं जिसमें सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर के महिलाओं की शिक्षा के दिशा में प्रयास किए गए। और उसमें कुल मिला के यही रहा कि भाई लड़कियों को भी शिक्षित करना है, ताकि वे समाज में अपनी सहभागिता पूरी तरह से वो दे सके। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन बहुत महत्वपूर्ण, 1988-89 में इसका जो है अभियान आरंभ किया गया। और महिलाओं ने, लड़कियों ने इसमें बड़े उत्साह के साथ भाग लिया, क्योंकि निरक्षरता उनके दैनिक कार्यों में बाधा डालती थी। समस्या इतनी गंभीर हो गई कि बस की संख्या तक नहीं पड़ सकती थी और यात्रा में उन्हें कई कठिनाई होती थी। तो दैनिक जीवन में अनेक समस्याएं थी। पत्नियों को पीटने की संख्या में काफ़ी कमी बताई गई, मतलब जो घरेलू हिंसा होती थी उसमें कमी आई। नेल्लौर या आंध्र प्रदेश में जो है, वहाँ ताड़ी रोधी प्रदर्शन में भी इनका एक उल्लेखनीय उदाहरण है। यह दर्शाता है कि साक्षरता कैसे विचारों को प्रकट करने की दिशा में महिलाओं को सशक्त बनाती है, उनको आत्मनिर्भर करती है। और मद्यपान के विरुद्ध सबक में अक्रताड़ी के विरुद्ध प्रदर्शन की प्रेरणा भी प्रदान की। तो इस तरह से जब महिलाएं शिक्षित होंगी और उनमें जो है एक सोचने समझने की क्षमता आती है, उनके अधिकारों की जब बात आती है, उनको रोजगार मिलता है, तो उस दिशा में कहीं ना कहीं एक समाज में व्यापक परिवर्तन, सोशल चेंज देखने को मिलता है। आत्म संतुष्टि महिलाओं में देखने को मिलती है। यही यहाँ पे बात की जा रही है, यही कुल मिलाकर के बात है यहाँ पे ओवरऑल। तो एक शब्द यहाँ पे यूज़ हुआ है, लोक जुम्बिश। इसका अर्थ है कि सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा के लिए जन आंदोलन। 1992 में राजस्थान में इसे लागू किया गया था। यह अपने औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को पुनर्संगठित करने के माध्यम से महिलाओं की आत्म छवि को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता था, क्योंकि अधिकांश प्रशिक्षु किशोरियाँ थी। तो इस तरह से ये कार्यक्रम कुछ रहे हैं। देन जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इसमें जो है
कम महिला साक्षरता दर वाले जिलों को लक्ष्य बनाया गया और उनमें जो है माँ बेटी मेले का आयोजन किया जाता था, ताकि पुत्रियाँ जो है विद्यालय भेजने के लिए माताओं को जो है वो, ताकि मतलब जो लड़कियां हैं उनको विद्यालय भेजने के लिए माताओं को ट्रेनिंग दी जा सके, उनको इन्फॉर्म किया जा सके, उनको शिक्षित किया जा सके कि भाई अपने बेटी को आप स्कूल भेजिए, उनको जो है पढ़ाइए, उनके लिए वातावरण हम प्रदान की जा रहे सरकार के द्वारा। और इस तरह से ये कार्यक्रम था। देन अगर हम बात करें कि प्राथमिक शिक्षा में आहार संभरण राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो यह कार्यक्रम जो दोपहर का भोजन था उसका मध्यावकाश आहार योजना के नाम से भी जानी जाती है और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत कम से कम 80% जो छात्र अटेंडेंस वाले होते थे उनको पंचायतों के माध्यम से पका हुआ भोजन या उपलब्ध कराया जाता था। और कार्यक्रम का मूल्यांकन करने से ये पता चला कि असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह कार्यक्रम में जो है रजिस्ट्रेशन से, इस कार्यक्रम के कारण कि भाई अगर 80% किसी लड़की की स्कूल में अटेंडेंस है तो उसे भोजन मिलेगा वहाँ पे, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुआ, प्रभावशाली हुआ। और इसके कारण इसने जो है गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान के विद्यालयों में जो है ये उपस्थिति वृद्धि करने में और शिक्षा जो है लड़कियों को प्रदान करने में काफ़ी मोटिवेट किया, काफ़ी हेल्प किया कि भाई देखिए ये कुछ राज्य है जहाँ पे इस तरह कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ 80% अटेंडेंस हो, तो वो काफ़ी एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, सकारात्मक। इसमें NGOs की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेंगलोर में इंटरनेशनल कृष्णा जागरूकता सोसाइटी वर्तमान में स्वेच्छा से बेंगलोर महापालिका विद्यालयों में पका हुआ भोजन प्रदान करती है। और सबसे महत्वपूर्ण फिर आया स्कूल चले हम सर्व शिक्षा अभियान। तो इस अभियान का उद्देश्य वर्ष 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए सभी बच्चों को प्राथमिक शाला में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था। और यह लड़कियों महिलाओं को समाज की जो विशेषकर पिछड़े जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करके कार्यक्रम था। और इस कार्यक्रम पर सर्वाधिक ध्यान दिया जा रहा है। इसका कारण है कि 13 दिसंबर 2002 को अनुसूचित संवैधानिक अधिनियम 86 अमेंडमेंट के द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो राइट टू जो है एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है उसकी दिशा में ये बात की जा रही है 6 से 14 साल के बच्चों को। और यह अभियान जो स्थानीय लोकल लेवल पर इंटरवेंशन पर जोर देता है कि विद्यालयों में रजिस्ट्रेशन हो, शिक्षा जारी रहे, लड़कियों को उपलब्धि हो सके, सुधारने की दिशा में अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये कुछ कार्यक्रम हैं। और अब एक जो प्रोफेशनली ट्रेंड सोशल वर्कर है उसकी क्या भूमिका होती है उस दिशा में बात की जा रही है कि सामाजिक कार्यकर्ता कार्यक्रम में प्रभावशीलता में सकारात्मक अंतर ला सकते हैं और लाते भी हैं। तो महिलाओं की शिक्षा से जोड़ने के लिए सोशल वर्कर की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना परिवार में, समाज में लोगों को, और उनको काउंसलिंग करना, जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है लड़कियों की, किशोरियों की, माता पिता जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते उनको, और दूरस्थ क्षेत्रों में जो लगातार अध्यापकों की अनुपस्थिति से कक्षाओं तक पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो उस क्षेत्र में किस तरह से एज ए सोशल वर्कर, प्रोफेशनली ट्रेंड सोशल वर्कर आप जा कर के काम करते हैं। काउंसलिंग का हो, गाइडेंस का हो, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का हो, जागरूकता का हो, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का हो, शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों का हिस्सा भी बन सकते हैं। और महिलाओं की शिक्षा, साक्षरता, सामुदायिक सहायता और इन सब के माध्यम से लड़कियों को स्कूल जाने आने और तमाम जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करने की दिशा में ग्रामीण महिलाओं को, लड़कियों को जो सीखने की योग्यता बढ़ाने, तो ये सब कुछ काम है जो एज ए सोशल वर्कर हम कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, NGOs, सरकार तो कर ही रही है। तो इस तरह से ये एक बेसिक यूनिट थी
महिलाओं लड़कियों की शिक्षा को लेकर के। महत्वपूर्ण इसमें यही है कि महिलाओं को समाज में विभिन्न विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता रहा है, आज़ादी के बाद से ही, उसके पहले से भी, और आज भी कहीं न कहीं असमानता देखने को मिलती है। अभी पूरी तरह समानता ख़त्म नहीं हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, एक समझ विकसित करने में मैं सफल हो पाया हूँगा। आपको कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार, थैंक यू।